Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444. 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ वैभव। First, the headlines: domestic markets to focus on corporate earnings, economic indicators, and global markets for cues next week. Foreign investors pump in over 18,000 crore rupees into the Indian equity market so far in May, and global gold prices plunge over 3% last week, registering its worst weekly performance since last November. अगले सप्ताह देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की तिमाही आमदनी, आर्थिक आंकड़ों और दुनिया के बाजारों के संकेतों पर। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और पिछले सप्ताह विश्व बाजार में सोने की कीमतें 3% से ज्यादा गिरी। नवंबर के बाद का सबसे बुरा साप्ताहिक प्रदर्शन। First, beginning with the first headlines. After hitting a 7-month high, domestic markets will monitor domestic corporate earnings, economic indicators, and global markets for guidance and triggers next week. In a big rally last week, the domestic benchmark indices surged 4% to register the best weekly performance since October. India Inc.'s Q4 earnings season is in full swing this week, with 77 companies set to announce their financial results. Notable firms to keep an eye on include L&T, Titan Company, Mahindra & Mahindra, Asian Paints, Bank of Baroda, BSE and Hindustan Petroleum. Investors are also keenly waiting for further developments in the India-US trade deal, which is likely to impact the stock market sentiment next week. ये कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं वैभव, चलते हैं उनके पास। सहारनपुर से विवेक हैं हमारे साथ। विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मार्केट मंत्रा टीम में एक्सपर्ट को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी क्लास में 8 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ। मेरे पास लमसम अमाउंट है और मैं इसे कम अवधि के लिए डेप्ट में निवेश करना चाहता हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। मुझे इस अमाउंट को डिवाइड कर अलग अलग लिक्विड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश किस प्रकार करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, मुझे ये जो अमाउंट है मेरे पास लमसम, मुझे ये एक साथ लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए या इसे कुछ महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहिए? मुझे किस प्रकार लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए और कुछ अच्छे डेप्ट फंड गाइड करें। विवेक जी, देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इक्विटी में अपना पैसा निवेश कर रहे थे और आप अपना गोल रीच कर चुके हैं। अब आप उसको वहां से डेट में मूव करना चाहते हैं गोल से पहले। तो देखिए, पहले तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर अभी आपके पास समय है तो आप एक साथ पैसा ना निकालें, आप उसको SWP के जरिए निकालिए एक फेज्ड मैनर में। सो SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक SIP का एकदम ऑपोजिट होता है। जिस तरीके से हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके SIP के थ्रू निवेश करते, SWP ठीक उसका ऑपोजिट है। इसमें आप एक दफा सेटअप कर देंगे तो पैसा थोड़ा थोड़ा करके आपके बैंक अकाउंट में वापस आएगा, जैसे जो भी आपने महीने की तारीख और अमाउंट सेट करा होगा।
इससे होगा ये कि जिस तरीके से खरीदते वक्त हमारा एक जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो एवरेज आउट हो गया था और मार्केट के पीक पे एंटर करने का रिस्क रिड्यूस हो गया था, उसी तरीके से ऐसे एक फेस्ड मैनर में एग्जिट करने से जो आपका सेलिंग प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा और एक मार्केट लो पे एग्जिट करने का जो आपका रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। बाकी रही बात कि आप इसको लिक्विड फंड में डालें या आप इसको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डालें, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आसान अगर मतलब कुछ 1-2 साल में 2-2.5 साल में उस पैसे की आवश्यकता है 1 साल में, तो मैं कहूँगा उसको आसान रखिए, सिंपल रखिए। एक लिक्विड फंड में आप उसको SWP के जरिए आप निकाल सकते हैं। बाकी एक उसमें लिमिटेशन ये रहेगी कि आप उसको SWP के जरिए निकालिए, आप उसको बैंक में आपके वो आएगा, वहां से आप उसको लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। चले अगले कॉलर के पास छत्तीसगढ़ से रवि नारायण हमारे साथ हैं। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा। नमस्कार। मेरा सवाल 2 छोटे सवाल हैं। पहला तो ये कि जब वो कुछ सीनियर सिटीजन जो है अपना जो म्यूचुअल फंड में जो भी उनका इन्वेस्टमेंट रहता है वो कुछ जैसे ब्रोकर्स होते हैं तो उनको जो है पूरा असाइन कर देते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में। तो वो मेरी एक पहचान की एक लेडी हैं, उन्होंने कर दिया, मेरे से पूछ रही थी। तो मैंने जब हिसाब किया तो जिस तरीके से वो जितने में अग्री किया उन्होंने, तो उस हिसाब से करीब अगले 5 साल में जो है उनका जो भी स्क्रिप्ट जितने भी यूनिट्स हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या इनका मतलब ऐसा मतलब है क्या कि 5 साल में वो खत्म ही हो जाएगा, उनको उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब अपन म्यूचुअल फंड में SIP करते होते हैं, उसमें से जब हम रिडीम करते हैं कभी भी किसी भी समय, तो वो क्या उसमें अपना जो पोर्टफोलियो जो भी है उसमें से कौन सा कैसा क्या स्क्रिप्ट निकल रहा है या कहाँ से कितना निकाल रहे हैं, कितने यूनिट्स निकल रहे हैं, वो FIFO या LIFO या किस तरीके से निकल रहा है, वो अपने को पता चल सकता है क्या? रवि नारायण जी, देखिए मैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसका जवाब पहले देना चाहूंगा। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO मेथड अप्लाई होता है, यानी कि जो यूनिट सबसे पहले खरीदे गए थे वो मान लिया जाता है कि सबसे पहले वो विड्रॉ हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी सारी कैलकुलेशंस होंगी। और जो आपका दूसरा सवाल था SWP के लिए, मैं बहुत क्लैरिटी से समझ नहीं पाया, बट देखिए जो एक मेन गोल्डन रूल है हमारा रिटायरमेंट के टाइम पे या किसी भी टाइम पे सीनियर सिटीजन के लिए विड्रॉ करने का, वो ये है कि जो आपका कॉर्पस है उसमें आप उस कॉर्पस का 4 या 5% ही एनुअली विड्रॉ करें। देखिए मान लीजिए अगर आपका जो कॉर्पस है वो 1 साल 10% से बड़ा है तो आप पूरा का पूरा वो 10% विड्रॉ ना करिए। अगर आप उसको पूरा का पूरा 10% विड्रॉ करेंगे तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ समय में वो पैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते कि वो पैसा लंबे समय तक चले तो आप उसमें से जैसे अगर 10% बढ़ा है तो आप उसमें से कुछ 6% 7% ही निकाले। तो उससे होगा क्या कि जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो आपके कॉर्पस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा और वो ज्यादा लंबा चलेगा। बाकी अगर उन्होंने 5 इयर्स के हिसाब से SWP वहां पे यूनिट्स के बेसिस पे सेट किया है तो यकीनन क्योंकि वो नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे अगर उन्होंने कर दिया होगा तो पूरा 5 साल में वो वाला पैसा खत्म हो जाएगा। बाकी इससे कि पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले विवेक जो हमारे पिछले कॉलर थे उन्होंने कुछ लिक्विड फंड्स का नाम भी पूछा था अच्छे, तो मैं पिछले उस पर बताना रह गया था। तो वो एक्सिस लिक्विड, बंधन लिक्विड, HDFC का लिक्विड फंड और मिराय एसेट का लिक्विड फंड, ये सारे ही फंड अच्छे हैं, वो इनमें से किसी एक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। And let's go to Karnataka from where Kumar Naik is calling in. Kumar, welcome to the show. Please ask your question. Hello. Good evening. Very good evening. Entire Market Mantra team. This is Kumar Naik from Karnataka, Mysuru. Sir, since we are very basic learner, so I want to know from you, sir. So during investment, it is better to invest long-term investment or systematic investment plan SIP. So we want a better clarification from you so that it would become better ideas. Thank you.
Yeah, definitely, Kumarji. So, firstly, I would like to say that it is very important when you start investing that you first finalize on the purpose for which you are investing. When do you need that money? For what purpose are you saving that money? If the answer is that you need that money only and only after 5 years, then you should be going for the equity mutual funds, otherwise not. Because equities can be really risky over a shorter time period than 5 years. Secondly, when you're investing for the long term or for a horizon of more than 5 years, it is never suggested to invest a lump sum. Always go for SIPs. So the reason behind is that when you invest through SIPs, you actually invest in a phased manner. You invest small amount of money every month, which helps you average out the cost of purchase and reduce the risk of entering the market at a wrong level, that is at a market peak. Because we really don't know what level the market is, because over the short term it's very unpredictable. So that actually helps you reduce that particular risk. Even if you have a lump sum ready, then as we were talking, so don't invest the whole amount at one go. Maybe go with the SIPs, or if you are afraid of consuming that money elsewhere, park that money in a liquid fund and set up a systematic transfer plan from there. महाराष्ट्र से वैद्यनाथ हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, मैं महाराष्ट्र से वैद्यनाथ बोल रहा हूँ जी। सर, मेरा स्टॉक SIP चल रहा है ETF में, निफ्टी 50 में, तो वो वीकली है, तो क्या उसे मंथली रहना चाहिए या वीकली रहने दे, क्या बेटर रहेगा, कौन सा? वैद्यनाथ जी, देखिए, जो एक पूरा हमारा प्रेमाइस होता है मंथली का, वो होता है एक कन्वीनियंस होती है। नॉर्मली हम लोगों का जो सैलरीड क्लास में होता है वो एक मंथली साइकिल चलता है, हम लोगों को मंथली सैलरी मिलती है, हम लोग अपने मंथली बिल्स पे करते, मंथली एक्सपेंसेस करते, तो एक तरीके से मंथली SIP की वहीं पे सहूलियत आ जाती है कि आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी लंबे समय में इसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो, अगर आप उसको वीकली रखना चाहे आप वीकली रख लीजिए, बट एक कंफर्ट लेवल होता है, एक कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ जाएगा कि वीकली है या मंथली है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई वीकली कईयों का जरिया होता है, कोई बिजनेस साइकिल होता है, हाँ जी, तो अगर पैसे हैं वो डालना चाहते हैं तो हफ्ते में डालें आप। बिल्कुल जी। अगले कॉलर है फरीदाबाद से सुभाष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, सुभाष जी, सवाल पूछें। नमस्कार सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो अगर इसमें इक्विटी फंड में से रिडम्पशन करना है कुछ लमसम, तो उसको रिडम्पशन को अपने डायरेक्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट में करें या फिर वो सेविंग कोई अकाउंट में, सेविंग म्यूचुअल फंड में करें, या डेप्ट का जो शॉर्ट टर्म फंड है उसमें किया जाए, कौन सा तरीका सही रहेगा, टैक्स, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इसमें इनकम टैक्स का इतना कुछ लेना देना नहीं है। अगर अभी आपको वो पैसा यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो बेहतर रहेगा कि आप उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में करें, क्योंकि होगा ये कि अगर आप उसको किसी डेट फंड में करेंगे तो जब आप यहाँ से इक्विटी से रिडीम करेंगे तो अभी उस पर आपका जो टैक्सेशन है वो एप्लीकेबल होएगा। और मान लीजिए अगर आपने उसको डेट फंड में कुछ भी 1-2 दिन, हफ्ता भर रखा, तो उस ड्यूरेशन में जो भी वहाँ पे अप्रिसिएशन आएगा उस पर भी टैक्स लगेगा। तो उस सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पैसा यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको निकाल के अपने सीधा बैंक अकाउंट में रखिए, और वहीं अगर कुछ ऐसा लगता है कि अभी आप विड्रॉ करने के बाद कुछ समय है, मान लीजिए 6 महीना, साल भर, 7-8 महीने, कि उसके बाद उस पैसे की आपको आवश्यकता है और आपको इस चीज़ का डर है कि अगर आपने उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाला तो कहीं ना कहीं वो पैसा इधर उधर खर्च हो जाएगा या कहीं और कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर आप उसको एक लिक्विड फंड में डाल के रख सकते हैं। वहाँ पे वो रिंग फेंस हो जाएगा और इजीली आप के लिए वो पैसा बचा रहेगा उस टाइम के लिए। We have our next caller from Chennai. We have Raja calling in. Raja, welcome to the show. Please ask your question. Raja, can you hear our voice? Well, I guess the lines are now getting connected. We have Yogesh from Delhi calling in. Yogesh, welcome to the show. Please ask your question. Thank you so much. जी, मेरा सवाल ये है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ और SIP के माध्यम से ही ज्यादा निवेश मिल जाता है, और कुछ मेरे पास में फंड्स आए थे, इसमें से आधे की मैंने STP लगा दी है रेगुलर इंटरवल पे एवरेज आउट के लिए,
लेकिन बाकी का था मैंने अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए रखा हुआ है, लमसम के लिए। तो मेरे को ये जानना है, पहले मुझे अप्रैल में एक्चुअली करना था, बट मैं क्योंकि कहीं बाहर गया हुआ था तो मैं उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो मुझे मार्केट की वैल्यूएशन को कैसे समझा जाए और किस पॉइंट पे आके ये समझा जाए, क्या पी देखा जाए पूरे इंडेक्स का, या फिर कैसे समझा जाए कि लमसम के लिए अब सही टाइम आ गया है वैल्यूएशन के हिसाब से? कैसे एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह ये आकलन किया जाए कि सेंसेक्स या बीएसई स्मॉल कैप अब सही वैल्यूएशन पे है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कुछ अमाउंट अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए वो पूरा का पूरा आधा ना रखे, मे बी 1/4 रख लीजिए। मतलब वो ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि किस तरीके से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आप मार्केट्स कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी वैल्यूएशंस कर ले, कैसे भी कर ले, अगर आपको लगेगा कि हो सकता है आपको लगे कि अभी बॉटम आ गया, लेकिन एक्चुअली में बॉटम ना आया हो। अगर आप 2008 में देख ले तो जून के आसपास तक मेरे ख्याल से मार्केट कुछ 30% गिर गया था अपने प्रीवियस पीक से, अगर मेरे को ठीक याद है तो। और उसके बाद बहुत लोगों को लगा कि हाँ अब ये बॉटम है, उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कुछ ही टाइम में और थोड़े टाइम में मार्केट वहां से और आगे 40% के आसपास गिर गया था। तो वहां पे एक बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। तो जब भी आप अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करने की सोचे, लमसम करने की सोचे, तो एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हम श्योरिटी से ये कभी भी नहीं तय कर सकते कि उस वक्त मार्केट बॉटम पे है कि नहीं है। हो सकता है मार्केट वहां से और ज्यादा गिरे। और वहीं उसके विपरीत कुछ सालों के बाद हुआ था कि आपको लगेगा कि अच्छा मार्केट अभी यहां से और गिरेगा, लेकिन आप उस पैसे को रखे रहेंगे और मार्केट वहां से एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। कुछ एक छोटा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे कोविड के बाद में हुआ था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट फॉल के बाद कि इतनी जल्दी रिकवरी आएगी, लेकिन मार्केट की बहुत जल्दी रिकवरी आई। तो ऐसे में होगा क्या कि वो आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी लॉस लगेगा कि अगर ये पैसा मेरा इन्वेस्टेड होता तो ये हम लोग एक वहां पे प्रॉफिट कमा पाते, जो कि मेरा रह गया, तो आपको रिग्रेट होएगा। तो इसलिए आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि आप SIP करिए, उसको पूरा का पूरा स्प्रेड करिए। और रही बात अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की, अगर आप वहां पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, बट मेरी सलाह रहेगी कि अमाउंट अपना जो है, जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज है, वो उसको एक थोड़ा परसेंटेज रखिए, मे बी 15-20% रखिए, जिससे के साथ आप वो चीज ट्राई कर सकते हैं। महाराष्ट्र से मुकुंद हमारे साथ हैं। मुकुंद, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मुकुंद, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी मुकुंद जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि जैसे कि गवर्नमेंट के जो स्कीम है सीनियर सिटीजन का, SCSS, PPF, मंथली इनकम, MIF, इसको जो NRA का नॉमिनेशन नहीं चलता है, कौन सी स्कीम? लास्ट टाइम मैंने पूछा था, वो बोले बाद में आपको बताएंगे। कुछ स्कीम है ऐसा जिसको NRA नॉमिनेशन नहीं चलता। SCSS के लिए नॉमिनी अगर आप NRI को नहीं कर सकते, इसकी मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं होगी, बट आप नॉमिनी रख सकते हैं मेरी जानकारी में। नहीं तो आप उसके आगे एक पूरा विल ड्राफ्ट कर सकते। हाँ, कुछ जो स्कीम्स है NRI के लिए खोलने में पाबंदी होती है, जैसे कि PPF है, वो NRI नहीं खोल सकता, बट नॉमिनी के लिए एज सच कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरी जानकारी में। We have Mahesh from Delhi calling in. Mahesh, welcome to the show. Please ask your question. Yeah, good evening, sir. Actually, I want to know difference between the ETF and mutual fund, which is a beneficial one. And the other thing is like, is there any equivalent to ETF for a high aggressive mutual fund? Mahesh, so I would tell you, see, ETF and a mutual fund. So ETF is also a kind of mutual fund. The only thing is that it trades on the stock exchange like any other equity share or any other stock. So if you are buying through an ETF, you necessarily need to have a demat and a trading account. The benefit is that the expense ratio is usually on the lower side when it comes to an exchange traded fund. On the other hand, a mutual fund or a FOF is basically in most cases a fund which invests in another fund. So for many ETFs we also have an FOF which invests in particularly that ETF, enabling the users or the investors who do not have their demat account or a trading account to invest in that particular ETF. So I would say it basically depends on
how comfortable are you, whether you have a demat and a trading account or not? Are you looking for systematic investment or not? Because in ETFs, you do not get the SIP facility from the mutual fund house. However, some stock brokers may provide you that facility. So if you have a demat account and a trading account, you are very comfortable with stock trading and all, then go probably with an ETF because the expense is slightly on the lower side. Otherwise, to keep things simple for most retail investors, the most convenient way is to go with the mutual fund or the FOF variant, because over there you can just invest through an SIP like any other mutual fund scheme. At the chosen date, the amount will automatically get deducted from your bank account and get invested, and you won't have to maintain a separate demat or a trading account for that purpose. And we have Pankaj calling in from Delhi. Pankaj, welcome to the show. Please ask your question. Pankaj, am I audible? Well, I guess the lines are disconnecting. We have Saurabh calling in from Hyderabad. Saurabh, welcome to the show. Please ask your question. Good evening, Market Mantra. Good evening. I wanted to ask one question regarding rebalancing. I wanted to know the invested amount should be considered, or the amount including the profit loss should be considered while rebalancing. Thank you. So ideally the complete portfolio value, I mean the market value, which includes all your profits and losses, the actual corpus and the market value of the portfolio, that should be considered for your portfolio rebalancing. जी अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से देव स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सभी को। मेरा नमस्कार सर, मेरा फ्लेक्सी कैप में मैंने कुछ फंड लगा रखा है, कुछ आईसीआईसी का फ्लेक्सी है और ब्लू चिप भी है और एसबीआई का फंड भी है। तो मैं अभी एक लमसम अमाउंट 5 से 10 के बीच में लगाना चाहता हूँ एक लमसम फंड में, तो फंड कौन सा भी सही रहेगा? अभी आपको इस पैसे की जरूरत कितने साल बाद होगी? करीब 5 साल के भी, बच्चे छोटे हैं मेरे, 5 साल के बाद 5+ का हो जाना मेरा टाइम जो है। सो देखिए, आप या तो एक अग्रेसिव हाइब्रिड चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आप उनमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि अभी हम लोग कुछ टाइम पहले और कॉलर्स के साथ बात कर रहे थे, आप उसको लमसम में निवेश मत करिएगा, उसको एक टाइम में थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। कम से कम जैसे आपने 18 महीने 2 साल में उसको स्प्रेड कर दिया। अगर आपको जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए है, अगर है कि आपको एकदम ही 5 साल में चाहिए वो पैसा, तो मे बी आप प्योर इक्विटी ना देखें, मे बी आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड देख ले। अग्रेसिव हाइब्रिड में लगभग 70% इक्विटी रहता है, बाकी का डेट में रहता है और कंपैरेटिवली एक कुशन बना रहता है डाउन टर्न्स के हिसाब से। और अगर आपका ज़्यादा टाइम पीरियड है, 10-12 साल है, आप पूरा फ्लेक्सी कैप में आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें जा सकते। बस उसको लमसम नहीं करिएगा, थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिएगा। And we have our next caller from Bengaluru. We have Subroto calling in. Subroto, welcome to the show. Please ask your question. Yeah, good evening to Market Mantra team. Good evening. I would like to know, I have PF amount worth 1 lakh rupees. So now I am not getting the PF amount. So what should I do? Should I withdraw the money and invest in some other fund? What is the expert suggestion? And am I earning any interest from that? Because since past 1 year, I am not contributing in my PF account. So I assume, is it PPF or EPF? So assuming it's a PPF account and you have some amount over there. So even आकार ये PPF नहीं होगा, बोल रहे कि ये रिसीव नहीं कर रहा है, मतलब ये EPF होगा। ओके। सो EPF में देखिए, सबसे पहले तो जो विड्रॉल के लिए है कुछ आपके कंडीशंस होते हैं और आप you can continue to probably if you have the facility to withdraw the amount from there, so probably you can just go ahead, withdraw that amount, and if you don't need that money for the long term, you can continue to invest that money in equities for higher returns. जी अब एक और कॉलर लेते हैं हम, दिल्ली से यशपाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, everyone. My question is regarding sectoral and thematic funds.
I have invested in banking, IT, and even defense also, and presently they are all doing fine. Normally, it is said that they are very risky and we should avoid investing in that. So, my question is for how long I should hold and what is the future of this fund? Thank you. So firstly, I would say that whenever you're investing in a sectoral or a thematic fund, the horizon should be much longer, say, around 7 years or something, more than 7 years. So as you also mentioned, the banking sector funds are definitely doing good over the past few months. But that said, as they're doing good, it is quite possible that, you may witness sharper downturns in the future, sharper than the normal market, sharper than a normal diversified funds. So at that point of time, it is very important that you don't, panic or, make a distress sale, because if you do that, then you will be making your losses permanent. So just go with your asset allocation, ensure that your portfolio is diversified, and during a market downturn, don't panic sell and try to remain invested for a longer term, at least 7 years. ये अगली खबर पे नजर डालते हैं। इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है। ताजा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों में 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि ऋण बाजार से 6,748 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे पहले अप्रैल में उन्होंने देश के शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि उससे पहले के 3 महीनों में उन्होंने भारतीय बाजार से पैसे निकाले थे। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से मार्च में 3,973 करोड़ रुपए, फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए निकाले थे। And we have our next caller from Kolkata. Rajkumar ji, welcome to the show. Please ask your question. हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछें। सर, मैं लॉकडाउन के पहले 2,000 रुपये करके जमा कर रहा था। उसके बाद लॉकडाउन के बाद मेरा बंद हो गया था, तो इसको कैसे निकाला जाएगा सर? कहाँ जमा कर रहे थे राजकुमार जी? सर ये जमा कर रहा था आपका पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में? तो पोर्टफोलियो में जहां जमा कर रहे होंगे वहां से निकाल सकते हैं, रिडीम करना पड़ेगा इन्हें। आप यही बताना चाहेंगे, क्या कुछ और सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी राजकुमार जी, मतलब थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर रहे थे तो आप उनको फंड हाउस को कांटेक्ट करिए, वहां से आप रिडीम कर पाएंगे। आप जिनके भी जरिए इन्वेस्ट कर रहे थे, आप उनको एक दफा कांटेक्ट करिए और उनसे बात करिए। Moving on to our next story, global gold prices registered their worst weekly performance since November 2024 as the US dollar strengthened and global trade tensions eased. Spot gold price in global markets dropped 3.3% to end the week at $3,213.56 per ounce. The dollar rose 0.4% this week, registering its 4th straight weekly gain. और वाराणसी से आखिरी कॉलर लेते हैं मोहित हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, जल्दी से सवाल पूछें। मोहित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी, जल्दी से सवाल पूछ लें। हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछें अपना। सवाल सर हमारा ये है कि हमारा तबीयत नहीं सही है। चलिए, लगता है इन्होंने कहीं गलत जगह पे फोन कर लिया था। लगता है इनको स्वास्थ्य चर्चा के लिए कोई कार्यक्रम चाहिए, और कई दफा ऐसा होता है नए निवेशक की जगह कोई और पहुंच जाते हैं हमारे कार्यक्रम में। आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत सार्थक जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets to focus on corporate earnings, economic indicators, and global markets for Qs next week. Foreign investors pump in over 18,000 crore rupees into the Indian equity market so far in May. And global gold prices plunged over 3% last week, registering its worst weekly performance since last November. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.
Market Mantra.